हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग 12th क्लास की साइकोलॉजी एनसीईआरटी। लास्ट पॉइंट आज का ये जो हमारा बिहेवियरल एनालिसिस है, तो सेकंड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा डिटेल में। ओके, आई होप आपने पहले के लेक्चर्स देख रखे हो, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 11th 12th की एनसीईआरटी साइकोलॉजी हर एग्जाम के लिए ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो भी टीचिंग एग्जाम देंगे जहां पेडागोजी या साइकोलॉजी आएगी। ओके, सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सेल्फ के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में, पर्सनालिटी असेसमेंट की बात हम लास्ट में कर रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में हमने प्रोजेक्टिव टेक्निक्स और सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक्स की बात की थी। आज बिहेवियरल एनालिसिस के थ्रू हम देखेंगे कि पर्सनालिटी को कैसे असेस किया जा सकता है। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं। किसी भी इंसान का बिहेवियर जो है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, वो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है उसकी पर्सनालिटी के बारे में। मतलब अगर कहीं पे मैं खड़ी हूं और कोई काम कर रही हूं, या मैं बच्चों के साथ कैसे बिहेव कर रही हूं, कोई दूर से अगर ऑब्जर्व करे तो उसको पता चलेगा ना कि क्या बिहेवियर है या क्या चीजें हैं, कैसे मैं रिएक्ट करती हूं। तो मेरी पर्सनालिटी के बारे में कुछ ना कुछ आइडिया तो हो ही जाएगा। राइट, वही चीज है कि आप बिहेवियर को एनालाइज कर रहे हो। अब एनालाइज करने के लिए पहले ऑब्जर्व तो करना पड़ेगा ना। सो ऑब्जर्वेशन जो है बिहेवियर की, वो एक बेस हो जाता है बिहेवियरल एनालिसिस के लिए कि आप बिहेवियर को एनालाइज कर रहे हैं तो पहले बिहेवियर को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अब आप ऑब्जर्व कैसे करेंगे? तो ऑब्जर्वर जो है वो इंटरव्यू के थ्रू ऑब्जर्व कर सकता है, फर्दर ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स हो सकती हैं, रेटिंग कर सकते हैं, नॉमिनेशन हो सकता है, या सिचुएशन के अकॉर्डिंग टेस्ट भी लिया जा सकता है। ठीक है, इंटरव्यू क्या रहेगा? सबसे कॉमन मेथड होता है पर्सनालिटी असेसमेंट का, जैसे चाहे केवीएस हो गया, नेट के बाद जब आप पीएचडी में अप्लाई करते हो उस टाइम पे हो गया। तो जब भी आपकी पर्सनालिटी को असेस करने की बात हो या पर्सनालिटी टेस्ट की बात हो, तो यूजुअली इंटरव्यू पिक्चर में आ जाता है कि भाई इंटरव्यू लिया जा रहा है, आपसे बातचीत की जाएगी, आपके विचारों के बारे में जाना जाएगा। सो आपके उन विचारों के थ्रू आपका बिहेवियर एनालाइज किया जाएगा। ठीक है, सो इंटरव्यू एक बहुत अच्छा तरीका है पर्सनालिटी को असेस करने का। इसके अंदर भी वही क्वेश्चन, स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बातचीत की जाएगी, जो मैंने आपको बताया। डायग्नोस्टिक इंटरव्यूइंग जनरली इन्वॉल्व्स इन डेप्थ इंटरव्यू। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में जानना चाह रहे हैं, कुछ चीजें डायग्नोस करना चाह रहे हैं, तो फिर वो इंटरव्यू थोड़ा और इन डेप्थ के बारे में, इन डेप्थ चीजों के बारे में पूछा जाएगा, डेप्थ में। ठीक है, अब इंटरव्यू जो है वो स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है और अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द पर्पस, या किस लिए आप इंटरव्यू ले रहे हैं या गोल क्या है इंटरव्यू लेने का। तो स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है और अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। अनस्ट्रक्चर्ड मतलब इंटरव्यूअर जो है सीक्स टू डेवलप एन इंप्रेशन अबाउट अ पर्सन बाय आस्किंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, द वे अ पर्सन प्रेजेंट हर और हिमसेल्फ आंसर्स द क्वेश्चंस कैरीज थ्रू इनफ पोटेंशियल टू रिवील हिज और हर पर्सनालिटी। तो अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी में आप क्वेश्चंस पूछते हैं, बातचीत चालू रहेगी और कोई ऐसे स्ट्रक्चर नहीं है कि स्पेसिफिकली यही 10 क्वेश्चन पूछने ऐसे ही होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अनस्ट्रक्चर्ड है, कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है इसका। लेकिन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे, एक प्रोसीजर में पूछे जाएंगे, और मतलब ऐसा नहीं होगा कि अनलिमिटेड क्वेश्चंस हो। जबकि अनस्ट्रक्चर्ड में हम पर्टिकुलरली पर्सनालिटी के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो हम कंटिन्यूटी में बातचीत के दौरान क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस पूछते जाएंगे। स्ट्रक्चर्ड में लिमिटेड होंगे क्वेश्चंस, स्पेसिफिक होंगे, एक सेट प्रोसीजर में पूछे जाएंगे और रेटिंग स्केल को भी इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, देन आता है जी ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन एक अच्छा तरीका हो जाएगा अगर आप पर्सनालिटी को असेस करना चाह रहे हैं कि आप बिहेवियर को ऑब्जर्व करें। ठीक है, सो ऑल्दो ऑल ऑफ अस वॉच पीपल एंड फॉर्म इंप्रेशंस अबाउट देयर पर्सनालिटी, सो उस ऑब्जर्वेशन को जो हम देखते रहते हैं, उस ऑब्जर्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, उसको बिहेवियर एनालिसिस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट ऑब्जर्वेशन की जब बात आएगी तो एक सोफिस्टिकेटेड प्रोसीजर होगा जो कि अनट्रेन्ड लोग नहीं कर सकते। अगर आप ट्रेन्ड हैं तभी आप ऑब्जर्व करके उसकी पर्सनालिटी को असेस कर सकते हैं। अगर आप ट्रेन्ड नहीं हैं तो फिर तो आप परसेप्शन बनाएंगे, जजमेंट करेंगे। ठीक है, इट रिक्वायर्स केयरफुल ट्रेनिंग ऑफ द ऑब्जर्वर। तो जो ऑब्जर्व कर रहा है इंसान, जो जज करेगा सामने वाले को देख के, उसकी ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है पहले से। जैसे जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं, जब क्लाइंट से इंटरेक्ट करेंगे, जो हम काउंसलिंग में चीजें पढ़ते हैं ना, तो वो काउंसलिंग में काउंसलर जो है वो चीजें सुना के ऑब्जर्व कर रहा होता है ना। सो वो ऑब्जर्वेशन के बाद वो कि आप उनकी फैमिली मेंबर से मिल लिए, उनके घर पे चले गए एक बार, सो वो डिजाइन्ड ऑब्जर्वेशन रहेगी, बहुत केयरफुली ऑब्जर्व किया जाता है और उसके बेसिस पे फिर पर्सनालिटी को जो है वो असेस किया जाता है।
लिमिटेशन क्या होंगे ऑब्जर्वेशन मेथड की? एक तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी जी, बिना प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोई चीज होगी नहीं, और प्रोफेशनल ट्रेनिंग में डिमांडिंग रहेंगी चीजें और टाइम कंजम्पशन ज्यादा होगा। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट की मैच्योरिटी पे भी डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से प्रिडिक्ट करता है चीजों को। तो मैच्योरिटी भी एक प्री कंडीशन हो गई कि अगर आप चीजों को वैलिड चाह रहे हैं या असेसमेंट एक वैलिड रिलायबल असेसमेंट चाह रहे हैं, सो मैच्योरिटी जो है वो होनी जरूरी है, साइकोलॉजिस्ट मैच्योर होना जरूरी है। ठीक है, सिर्फ ऑब्जर्वर के प्रेजेंट होने पर भी कई बार रिजल्ट्स जो हैं वो गड़बड़ा जाते हैं। यानी अगर मुझे ऑलरेडी पता है कि मुझे कोई ऑब्जर्व कर रहा है, सो मेरा बिहेवियर जो है वो फ्लक्चुएट कर सकता है, चेंज हो सकता है, जिसकी वजह से जो एग्जैक्ट अच्छे रिजल्ट आने चाहिए थे वो नहीं आएंगे, तो हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो गड़बड़ा गए, कंटामिनेट हो गए। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स हैं ऑब्जर्वेशन मेथड के साथ। बिहेवियरल रेटिंग्स भी दे सकते हैं आप कि मान लो मेरे बिहेवियर के बारे में पता करना है, तो मेरे फ्रेंड्स से, फैमिली से, जो मेरे पास रहे हैं, जिन्होंने मेरा बिहेवियर देखा है पर्टिकुलर चीजों में कि अच्छा ये कितनी ऑनेस्ट है, उसको रेट कर दीजिए। सो आप आसपास के मेंबर्स से रेटिंग करवा लेते हैं कि मान लो आपने मेरे 5 फ्रेंड्स उठाए, 4 फैमिली मेंबर्स उठाए, ठीक है, उनसे आपने ऑनेस्टी के स्केल पे, ठीक है, कामनेस के स्केल पे, गुस्से के स्केल पे, तो इस तरीके से क्या करवा लिया, उनसे रेट करवा लिया बिहेवियर को कि किस तरीके का बिहेवियर मेरा है। सो वो बिहेवियरल रेटिंग के थ्रू भी चीजों को जज किया जा सकता है, पर्सनालिटी को जज किया जा सकता है। लिमिटेशंस क्या रहेंगी इस मेथड की? सबसे पहले तो जो रेटर्स हैं वो थोड़ी सी बायसनेस दिखा सकते हैं कि अच्छा यार मेरा फ्रेंड ही तो है ना, मैं इसको क्यों होने, मतलब ठीक है मुझे पता है ऑनेस्ट थोड़ा कम है, बट स्टिल आपको ऑनेस्टी में उस आपने जो है 5 में से आपको देने चाहिए थे 2 किए, तो बिल्कुल बेईमान है, ठीक है, आपने दे दिए 4। ओके, तो वो एक बायस्डनेस नजर आएगी, और वो जो बायस्डनेस है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, हेलो इफेक्ट, यानी फेवरेबल या अनफेवरेबल ट्रेट के बारे में। ठीक है, तो वो हेलो इफेक्ट रहेगा जो बायसनेस नजर आ रही है जजमेंट में। अब रेटर्स की एक टेंडेंसी होती है कि कई बार क्या है कि अच्छा 1 से लेके 5 के स्केल पे है, 2 3 4, कि अच्छा 5 के 5 भी नहीं देने, 1 2 भी नहीं देने, तो बीच का दे देते हैं। हर पॉइंट पे हमने 3 पे टिक कर दिया कि भाई ऑनेस्ट भी 3 जो है, कोई भी कामनेस, अग्रेशन, सारी चीजों पे 3 3 3 3 टिक कर दिया। यानी कि मिडिल कैटेगरी जो एक न्यूट्रल सी कैटेगरी दिखेगी उस पे ज्यादा क्लिक करने के चांसेस होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं मिडिल कैटेगरी बायस्डनेस, ताकि हम एक्सट्रीम रिस्पॉन्सेज को, एक्सट्रीम पोजीशन की, मान लो ऑनेस्ट की बात हो रही है तो हम 1 भी नहीं देना चाह रहे और हमें पता है ऑनेस्ट नहीं है, तो हम 5 भी नहीं देना चाह रहे, तो हम 3 पे पहुंच गए। ठीक है, सो मिडिल कैटेगरी जो है उसको चूज कर लिया जाता है कई बार, तो इसको हम मिडिल कैटेगरी बायस्डनेस बोलेंगे। ठीक है, इन टेंडेंसी को ओवरकम भी किया जा सकता है अगर हम जो ऑब्जर्व, जो रेट कर रहा है ना, उस रेटर को पर्टिकुलर ट्रेनिंग अगर हम दें तो वो बायस्डनेस कम होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है जी नॉमिनेशन। ये भी एक मतलब पीयर असेसमेंट का तरीका माना जा सकता है कि मान लो आपसे पूछा जाए कि आप इस क्वालिटी या इस काम के लिए किसको नॉमिनेट करना चाहेंगे कि कौन इस काम को बेहतर कर पाएगा, तो आपने किसी और को, क्या आपने सोचा कि अच्छा ठीक है ना मेरा फ्रेंड भी तो ठीक ठाक काम कर ही लेता है, तो मैंने अपने फ्रेंड को नॉमिनेट कर दिया, तो वहां पे भी बायसनेस के चांसेस हो जाएंगे। बट नॉमिनेशन में सिर्फ इतना होता है कि हर एक इंसान को, एक या ज्यादा इंसान, बाकी 2 और लोगों को चूज करने को बोला जाता है कि अगर मैं नहीं कर रहा ये काम तो कौन कर सकता है, या कौन मेरे अलावा और कौन इस एक्टिविटी में होना चाहिए। तो इसमें फ्रेंडशिप या एक बायसनेस के चांसेस इसमें भी रहते हैं कि आपको पता है कि मान लो ऐसे राइटिंग का कंपटीशन है और उस ऐसे राइटिंग, ऐसे की स्पेलिंग ठीक कीजिएगा, ऐसे राइटिंग के कंपटीशन में आपने क्या कर दिया, एक तो आप खुद हैं और 2 लोग आपको चूज करने हैं, तो आपको पता, एक तो आपके पास ऑप्शन है कि आपको पता है कि ये जो ए इंसान है ये बहुत अच्छा लिखता है या बहुत अच्छे थॉट प्रोसेस है इसका, बी इंसान आपका फ्रेंड है, तो पॉसिबिलिटी है कि आप अपने फ्रेंड को यहां पे नॉमिनेट कर लें कि मेरे साथ फ्रेंड रहेगा। ओके, सो वो पर्सनल बायसनेस जो है वो नॉमिनेशन के मेथड में हो सकती है। सिचुएशनल टेस्ट क्या होंगे कि आप अलग अलग सिचुएशन देके उस सिचुएशन के हिसाब से कौन कैसे रिएक्ट करेगा, उस हिसाब से आप टेस्ट करना चाह रहे हैं पर्सनालिटी को कि आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे जो है रोल प्ले करेंगे या कैसे आप जो है रिएक्ट करेंगे, कैसे बिहेव करेंगे। तो वो चीज क्या है, वो भी एक तरीका हो सकता है कि हम सिचुएशनल टेस्ट जो है वो ले लें। ओके, तो उससे हमें आइडिया हो सकता है कि अच्छा अगर आपने सिचुएशन इस तरीके की दी कि आप देखना चाह रहे हैं कि ये इंसान कोऑपरेटिव है नहीं है, तो वो आपको ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि उस सिचुएशन में वो इंसान कैसे बिहेव कर रहा है।
ओके जी, सो ये बिहेवियरल एनालिसिस के थ्रू भी हम पर्सनालिटी को असेस कर सकते हैं। ये पर्सनालिटी का जो टॉपिक है हमारा कंप्लीट होता है सेल्फ एंड पर्सनालिटी का। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, समझ आ गया है तो कमेंट करके बताइएगा कि समझ आ गया है। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज।